नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साप्ताहिक कार्यक्रम सा बन गया है। प्रधानमंत्री एक सप्ताह में दूसरी बार आए राजस्थान। इस बार मेवाड़ की भूमि। मेवाड़ में ये दूसरी बार आए हैं पिछले 1.5 महीने में। राजस्थान की राजनीति में जो संदेश देकर गए हैं आज प्रधानमंत्री, उसमें बार-बार जिक्र हुआ गारंटी का। वो गारंटी जो इस वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देने का जनता को वादा कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने उन सब गारंटीज के बीच नई गारंटी का ऐलान किया। वो कौन-कौन सी गारंटी है जो प्रधानमंत्री राजस्थान की जनता को आज देकर गए और उनमें कितना राजस्थान की जनता विश्वास कर पाएगी? गहलोत वर्सेस मोदी की गारंटीज में जनता का, जनमानस का असर किस पर ज्यादा प्रभावशाली है? आज अगले 1 घंटे हमारे खास मेहमानों के साथ इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजीव जैन वरिष्ठ पत्रकार हैं, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, गोविंद छीपा बीजेपी के प्रवक्ता हैं और पौरुष भारद्वाज कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। गोविंद छीपा जी, आज प्रधानमंत्री ने जितनी गारंटीज दी हैं, आज राजस्थान में आकर प्रधानमंत्री बहुत सारी गारंटी दे रहे हैं एक साथ, क्या वजह है? देखिए, चुनावी वर्ष है, इसमें तो क्या पूछना है। चुनावी सभाएं हैं, चुनावी वर्ष है, चुनाव है, और ऐसी बात थोड़ी है कि प्रधानमंत्री जी के जो आपका जो अपना जो इस कार्यक्रम का टाइटल है मोदी वर्सेस गहलोत, मोदी वर्सेस गहलोत तो हो ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री जी का एक एक शब्द पे जो जनता का यकीन है, जनता का जो विश्वास है, और केवल भारत की जनता का नहीं, आप देखिए कि विश्व की समस्त जनता के, विश्व के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनका जो विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के प्रति, ये जग जाहिर है। और डिबेट में हम आगे बात करेंगे कि प्रधानमंत्री जी की कौन सी योजनाएं हैं जिन पर प्रधानमंत्री जी खरे उतरे हैं, और गहलोत साहब की कौन सी जो हम कह सकते हैं कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं अशोक गहलोत साहब, ये तो घोषणा जी भी मुख्यमंत्री हैं। हर दूसरे चौथे घंटे में घोषणा कर देना, उनको पूरा नहीं करना, ये इनका एक घोषणा पत्र है। इसमें मैं आगे डिबेट में बताऊंगा। तो लेकिन जो आप जो कह रहे हैं कि ये बार बार प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, तो फिर मैंने तो चुनावी वर्ष आपसे आएंगे। प्रधानमंत्री जी के बारे में पूछा, आपने पूरा जवाब देने से पहले ही मुख्यमंत्री पर हमला कर दिया। पौरुष भारद्वाज जी, प्लीज आप इस बात को रिपीट ना करें। आप सिर्फ जो आपसे सवाल पूछा जाए उस पर फोकस रहें ताकि जनता समझ सके। अब आप, क्योंकि आपका प्रिय विषय कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी होता है, मैं आपसे आज बीजेपी पे पहला सवाल करूंगी, फिर आपसे कांग्रेस पर आऊंगी। आज प्रधानमंत्री ने जितनी गारंटी दी है आकर मेवाड़ की भूमि से राजस्थान की जनता को, आपको क्या लगता है भारी पड़ेंगे वो आपके मुख्यमंत्री की गारंटी पर? मीना जी देखिए, एक कहावत होती है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप जिसको परख चुके, और आप एक दूसरी राजस्थान में कहावत और होती है कि काट की आंडी दोबारा नहीं चढ़ती, जिसमें ये काट की आंडी तो तिबारा चढ़ने की तैयारी कर रही है। लोकसभा चुनाव के संदर्भ में कह रहा हूं मैं आपसे। देखिए, इन्होंने राजस्थान के संदर्भ में हो या देश के संदर्भ में हो, इन्होंने जो जो भी चुनावी वादे किए, उनपे ये लोग अपनी अपेक्षाओं से या जनता की अपेक्षाओं से कहीं भर भी, दूर दूर तक भी कहीं खरे नहीं उतरे। अब देखिए, इन्होंने अपन राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करें तो इन्होंने जो है ईआरसीपी का मुद्दा, जो राजस्थान का सबसे बड़ा मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा शुरू किया गया मुद्दा है। हमारी अगर सरकार की कोई पिछली योजना होती और उसको ये लोग आगे नहीं लाते तो एक बात समझ में, दलगत राजनीति के नाते समझ में आती थी। परंतु आप देखिए कि ये इन्होंने, इनके आपस में जो पार्टी में, खुद की पार्टी में गुटबाजी है, तो वसुंधरा जी से इनके मतभेद जग जाहिर है। और ये इन्होंने सिर्फ राजस्थान की जनता को परेशान नहीं करना चाहा, बल्कि इन्होंने वसुंधरा जी को भी नीचा दिखाना चाहा। और ये वसुंधरा जी के द्वारा शुरू की गई योजना को, जो जिसको हमारी सरकार एक जनहित में मानते हुए आगे बढ़ाया, और प्रधानमंत्री जी ने अपने पिछले चुनाव में जो है जयपुर में और अजमेर के संबोधन में उस चीज का जिक्र किया, उसको राष्ट्रीय परियोजना बनाने की बात कही। और जिस प्रकार से ये लोग राष्ट्र ईआरसीबी को राष्ट्रीय परियोजना बनाने की बात से लगातार पीछा छुड़ा के भागते रहे, तो उस प्रकार से आप देखिए। और जो इन्होंने, जैसा कि और राष्ट्रीय स्तर पे वादे किए, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की इन्होंने बात कही। इन्होंने पेट्रोल डीजल को डायरेक्ट नहीं कहा, पर इनकी पार्टी के जो प्रचारक थे, और जो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो गैर भाजपाई जो लोग थे, जो उस समय इनके प्रचार करने के लिए 2014 में और 13 में बहुत आगे, भाजपाई नेताओं से भी ज्यादा अग्रेसिव भूमिका निभा रहे थे, उन्होंने 30 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल की भी बात कही। 2022 तक प्रधानमंत्री जी का खुद का वादा था कि हर छत के ऊपर एक अपना, हर सर के ऊपर एक अपनी छत होगी।
देखिए आप, और अमित शाह जी का वादा था कि भाई देखिए काला धन हम लेकर के आएंगे, लगभग इतना आ जाएगा कि हर खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। तो आप देखिए इन लोगों की स्थिति हो गई कि अपने किए हुए वादे से ये लोग पीछे हटने लगे, और जिस नरेगा को ये कांग्रेस का स्मारक बताने की बात करते थे, आज उस नरेगा का इनको खुद को बजट बढ़ाना पड़ा। जिस आधार कार्ड की कांग्रेस की योजना की ये लोग आलोचना करते थे, आज उस आधार कार्ड से हर बैंक खाते को और हर सरकारी योजना को लिंक कराने की बात ये लोग कर रहे हैं। ये लोग कांग्रेस की जिस डायरेक्ट जो सब्सिडी ट्रांसफर वाली स्कीम थी, ये सबसे पहले हमारे मनमोहन सिंह जी ने गैस सिलेंडर से शुरू की थी यूपी 2 के समय, आज ये उसी पद चिन्हों पे चल रहे हैं। और ये जिस जीएसटी का हमारे द्वारा लाई गई जीएसटी का विरोध करते थे, आज उस जीएसटी को ये लोग सबसे पहले लेकर के आए। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए इनकी कथनी और करनी का अंतर जो है वो लोग समझ चुके हैं, और लोग समझ चुके हैं कि ये जो स्कीमें चला भी रहे तो वो हमारी चलाई हुई स्कीम्स को कॉपी कर रहे हैं, और इन्होंने जो भी बातें की वो सब फालतू उलझुल साबित हुई। और जैसा कि आपने पिछले दिनों अपनी डिबेट्स में देखा कि है ना, भाजपा के प्रवक्ताओं की स्थिति ये हो गई कि ये चंद्रयान का और G20 का भी श्रेय लेने लगे। अब आप मुझे बताइए कि चंद्रयान आपने भेजा तो उससे पहले तो इसरो की स्थापना तो नेहरू जी ने कर दी थी ना, और मंगलयान कांग्रेस के समय में गया था, और मंगलयान ऐसे जगह गया। पौरुष जी कहाँ से चले और कहाँ पहुंच गए? चिंता, बात, गारंटी राजस्थान की जनता की चल रही है, आप चंद्रयान तक पहुंच गए। चर्चा ये हो रही है इस देश में और इस प्रदेश में, अब खास करके राजस्थान में हमारे यहाँ पर, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है और आप चुनाव में, हालांकि ईमानदारी का जो है छिपा जी का, वो कहना पड़ेगा, वो बड़े ईमानदार हैं। ईमानदारी से उन्होंने इस बात को कहा कि चुनावी समय है, चुनावी घोषणा है, चुनावी भाषण है। आपकी ईमानदारी के लिए आपको शुभकामनाएं छिपा जी। हमारे एक दर्शन है तबरेज आगा, वो कह रहे हैं कि 9 साल में मोदी जी ने जनता से कितने वादे करे और कितने पूरे करे मोदी जी ने। 9 साल में इनको जनता याद आई, 9 साल अडानी को दे दिए इन्होंने। ये हमारे दर्शक की प्रतिक्रिया है। इस चैनल पर, जब फेसबुक और यूट्यूब पर न्यूज 24 के जो दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो हमारे जो पैनलिस्ट हैं, उनसे अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं कांग्रेस, बीजेपी या हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथियों से, उनका स्वागत है। तो आप जिस तरह से चंद्रयान पर पहुंच गए पौरुष भारद्वाज जी, राजस्थान की जनता बेचारी परेशान हो जाएगी। राजस्थान की जनता की तो इस वक्त मुश्किल ये है कि वो नरेंद्र मोदी और अशोक गहलोत, ये दो इस राजस्थान के चुनाव के चेहरे हैं, जिन चेहरों के बूते कांग्रेस और बीजेपी चुनाव के मैदान में उतर चुकी है। आज प्रधानमंत्री की बैक टू बैक जिस तरह से यात्राएं हो रही हैं, राजीव जैन जी, प्रधानमंत्री पर इस प्रदेश की जनता कितना भरोसा करेगी? देखिए मीना जी, अब ये जो कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता जिन दिन से बता रहे थे कि चुनावी माहौल बिल्कुल शुरू हो गया, और आज जो प्रधानमंत्री का भाषण था वो पूरे एक राजनीतिक अंदाज में दिया हुआ उनका चुनावी भाषण के रूप में मैं देखता हूँ। उन्होंने कई तरीके की गारंटियां दी, खास करके तंज कसते हुए गहलोत पर, कि उन्होंने खुद ने मान लिया कि वो हार रहे हैं और भाजपा रही है और भाजपा हमारी योजनाएं बंद कर देगी। लेकिन अशोक गहलोत का मंतव्य उस तरीके का नहीं था, उनका भी एक राजनीतिक भाषण था। उनका ये कहना था कि जो हमारी योजनाएं हैं भाजपा यदि आ जाती है तो बंद कर देती है, इसलिए उन्होंने अपने जनता को समझाने की कोशिश की कि ऐसी पार्टी की सरकार मत लाइए जो उनकी योजनाओं को बंद कर सके। तो उसी को धुआं फिरा के आज राजनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री ने भी कहा, उन्होंने ये स्वीकार किया कि जो जनहित की योजनाएं होंगी तो मैं गारंटी देता हूँ कि उनको बंद नहीं किया जाएगा। इसका मतलब तो एक तो ये भी हुआ कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री तक ये फीडबैक पहुंचा था कि जो राज्य सरकार, गहलोत सरकार की जो योजनाएं हैं उनका जनता पर असर हो रहा है, इसलिए उनको एक ये शब्द भी कहना पड़ा कि जो लोकहित की योजनाएं हैं उनको हम जारी रखेंगे और उसमें सुधार भी करेंगे। तो निश्चित तौर पर ये प्रभावित करने वाली बात है कि गहलोत सरकार की योजनाएं कहीं ना कहीं असर कर रही हैं। दूसरा, उन्होंने प्रधानमंत्री ने करप्शन को लेकर गारंटी दी कि जो राजस्थान में जिस तरीके का करप्शन हुआ उसमें उन दोषियों को नहीं छोड़ेंगे, पेपर लीक और पाताल से खोज लाएंगे। जो भी चीजें हैं वो राजनीतिक तौर पर राजनीतिक भाषण के रूप में ही हमको देखनी चाहिए। अब उसका असर कितना होता है ये तो जनता आकलन करेगी। 2 महीने बाद चुनाव है, चुनाव में वोट के जरिए मालूम पड़ जाएगा कि किसकी योजनाओं पर, किसकी गारंटी पर जनता ने भरोसा किया। तो मीना जी, हमको अभी इंतजार करना चाहिए, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। लेकिन
उस चुनाव के मध्य, उस चुनाव के सामने जाने की प्रक्रिया का हिस्सा है ये, जिस तरह से प्रधानमंत्री एक के बाद एक यात्राएं कर रहे हैं। इसलिए उस इंतजार में तो नतीजे आएंगे, लेकिन नतीजे जो आएंगे राजीव जैन साहब, वो नतीजे इस वक्त जो काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, उससे प्रभावित होंगे निश्चित रूप से। हमारे एक दर्शक हैं संदीप गहलोत, उनका कहना है मोदी, वापस मोदी आएंगे। संदीप गहलोत मोदी के प्रशंसक हैं, समर्थक हैं और मोदी के वापसी की बात कर रहे हैं। सवाल ये है श्याम सुंदर शर्मा जी कि निश्चित रूप से अभी चुनावी वक्त है, चुनावी माहौल है, चुनावी भाषण है, चुनावी गारंटी है। तो ये जो चुनावी गारंटी है, इसमें तो जनता लुट जाएगी एक तरह से। अब देखिए मीना जी, अभी क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को का मजाक उड़ाया और कहा कि वो तो स्वीकार कर लिया कि हम तो हार ही गए हैं, तो हार जाओगे तो हम गारंटी देते हैं आपको मुख्यमंत्री जी, आपकी योजनाओं को हम जारी रखेंगे, कुछ कमियां होगी तो सुधार भी कर लेंगे। तो दिखेगा वो उनका अंदाज उनका था कि भाई दिल्ली वाले चाहे भले ही कुछ भी सोच रहे हो कि हमारी सरकार आ रही है, सब कुछ हो रही है, लेकिन आपके अशोक गहलोत तो खुद ही मैदान छोड़ के भागने वाले हैं। तो जिस हिसाब से राजनीति में जो होना चाहिए वही प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री जी कोई, और देखिए पहली बार तो आए नहीं है, 10वीं बार आए राजस्थान में, और देखिए वो वहां जा रहे हैं जहां जहां बीजेपी के बड़े नेताओं का वर्चस्व है नहीं देखने। बीकानेर देख के आ गए वो, आप देखेगा कि सीकर में देख के आए वो, अब वो देखेगा अब आज आज यहाँ आए अपने चित्तौड़ में, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का इलाका है, वो देख रहे प्रदेश अध्यक्ष को तो आज सर्टिफिकेट देके कोई ठीक है इनका इलाका। तो अब आप जोधपुर जाने वाले हैं, जोधपुर गजेंद्र सिंह शेखावत का देखेंगे दमखम क्या है कि आप ठीक हो तो पार्लियामेंट बढ़ो, नहीं तो आपको एमएलए लड़ाएंगे। तो ये अपना अपना पॉकेट को देख करके वो पूरे राजस्थान में घूमने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो ये बार बार कह रहे हैं ना कि हम तो तैयार हैं और हम तो, हमारी सत्ता तो आ रही है और हम पेपर लीक वाले मामले को पाताल से खोज लाएंगे। उसका कारण है उन्होंने क्यों कहा, सुरेश ढाका को बचाने का काम सलमान खुर्शीद करते हैं, वो अगर एडवोकेट बन के जोधपुर जाते हैं तो फिर वो प्रधानमंत्री को यही कहना पड़ेगा पाताल में से खोज के लाएंगे। अब बाबूलाल कटारा ने क्या कहा ये अभी तक जानकारी मिल रही है, इसका मतलब है कि उनके पास कुछ तो कुछ ऐसी तथ्य सामने आ रहे हैं जिसके कारण वो अपनी भाषा का उपयोग वही कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए राजनीतिक तौर पर जो व्यक्ति करता है। उन्होंने साफ देखिए आज बैठ के 2 सभाएं हुई, एक सरकारी तौर पर हुई और एक गैर सरकारी तौर पर हुई। तो उन्होंने सरकारी तौर पर तो कहा मजा नहीं आ रहा है यहाँ भाषण देने में, खुले मैदान में जो कुछ कहूंगा खुले मैदान में वही कहते हैं जो उनकी पार्टी के लिए अच्छा होता है, सत्ता में लाने के लिए होता है। तो ये बात सही है कि जिस प्रकार का माहौल राजस्थान में प्रधानमंत्री जी बनाना चाहते हैं वो कितना कारगर होगा कितना नहीं होगा, ये तो थोड़ा जब टिकट बटेगा उस वक्त सामने आएगा कि आप अपने आधार पर चुनाव जीत रहे हो या नहीं जीत रहे हो। क्योंकि आप पार्लियामेंट के सदस्यों को चुनाव लड़ा रहे हो तो उसका मतलब है कि आपके पास अच्छे उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि आप उन्हीं को लाना चाहते हो कि भाई एक जगह से तो जीत के बताओ, नहीं तो पार्टी में क्या होगा। तो इसलिए निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का बार बार आना और जिस तरह का माहौल बनाने का प्रयास करना, इससे लगता है कि आपने संगठन को जो मजबूती राजस्थान वालों को देनी चाहिए थी, जो पास में बैठा करके आप महिला शक्ति वंदन तो करते हो लेकिन वंदन नहीं करते हो, उनको आप बोलने नहीं देना चाहते हो, बाकी को बुलवाते हो। और देखिएगा और उनको कहते भी, देखिए राजस्थान की राजनीति में देखिए कि पहली बार देखा, देखिए उपराष्ट्रपति तो हमारे पहले भी रहे, वो अपने जवाई को जिताने का काम करते थे, आते थे, बाकायदा उन्होंने जिताया भी। लेकिन इस बार घर पे जाकर के अगर जगदीप धनखड़ से राय ली जाती है टिकट देने से पहले, ओम बिरला से राय ली जाती है, तो आप मान के चलिएगा कि स्थिति ठीक नहीं है। और वसुंधरा जी को समझाया जा रहा है कि आप ही लीडर नहीं हो हमारे लिए, हमारे पास ये लीडर भी है और ओम प्रकाश माथुर भी है, इसके अलावा आप देखिएगा कि भूपेंद्र यादव भी है। तो सबको बता करके करने का काम करें कि वसुंधरा जी आपसे हम लेंगे राय, लेकिन आपके अनुसार सब कुछ कर लेंगे ये ठीक नहीं है। आपको विधायक का चुनाव लड़ाएंगे या सांसद का चुनाव लड़ाएंगे, ये भी निर्णय हमको करना है, आपको नहीं करना है, आप अपना बता दीजिए। तो देखिएगा अभी जो दिख नहीं रहा है पर्दे के पीछे वाली बातें तो अब उजागर होगी जब लिस्ट आएगी, या तो आज आए या 5 तारीख के बाद आए, जो भी है जो कुछ होना है। तो भाजपा में ठीक ठाक है या नहीं, देखिए आज फिर वो कांग्रेस की बात भी करूंगा मैं। आज देखिए 2 अक्टूबर का दिन था, श्याम जी
आप मुझे अनुमति दें तो मैं वापस आ रही हूँ आपके पास कांग्रेस जी की बात के लिए। जी 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 लेकिन जो एक जरूरी बात आपने कही है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है स्टेट के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, जनता के लिए, गवर्नेंस के लिए, वो ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और खास करके बीजेपी जैसी पॉलिटिकल पार्टी जो खुद को देश और दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कहती इसलिए है क्योंकि फैक्ट शीट पर है। अब जो तथ्य है, उन तथ्यों के साथ साथ एक तथ्य ये भी है गोविंद छिपा जी, एक तथ्य ये भी है कि आपने भीड़ तो जुटा ली, आपने अपनी पार्टी का आंकड़ा तो बढ़ा लिया, लेकिन आप अपनी पार्टी में लीडरशिप तैयार नहीं कर पाए, ऐसे कैंडिडेट तैयार नहीं कर पाए जो कि विधायक का चुनाव लड़ते और इस प्रदेश की सरकार को अपदस्थ करते, जो आपका सपना है। आपको क्योंकि आप वो कर नहीं पाए, इसलिए आपको अपने सांसदों की ताकत के दम पर विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ रहा है। तो ये एक स्ट्रैटेजिक चूक आपसे हुई है बीजेपी से। मीना जी, ये आपका सोचना है, एंकर के हिसाब से आप कह सकती हैं ऐसा कि हमारे पास विधायकोों के लिए टिकट के लिए एंकर दावेदारी का नहीं है। कोई सोच नहीं, होता नहीं है गोविंद छिपा जी, जब हम कार्यक्रम मैंने करते आपको हैं बोला तो हम सिर्फ क्या वो होता है करते कि हैं, वो सांसद बोलते भी हैं, हमारे हैं, वो सोचते सांसद हैं जो हमारा समाज देख आपने रहा है प्रश्न जब किया आज मैडम, मैं अपनी घटित बात हो तो रहा रख है। लूं, मैं अपनी बात रख लूं। नहीं, आप अपनी बात शुरू करने से पहले जो आपने बोला है उसको करेक्ट कर लें। ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ये हमारे समाज में, देश में जो घटित हो रहा है उसका उदाहरण है। ये कहा जा रहा है, वरिष्ठ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, आपकी पार्टी के भीतर चर्चा हो रही है, नहीं नहीं नहीं, आपकी ऐसा कुछ पार्टी नहीं के है। खुद देखिए क्या सांसद होता बोल है रहे कि हैं, खुद सांसद भी सांसद हमारे बोल हैं। रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर खुद बोले हैं कि भाई आज पार्टी युद्ध स्तर पर चुनावी मैदान में है, इसलिए पार्टी के आदेश की पालना करेंगे। देखिए, सांसद भी हमारे हैं, विधायक भी हमारे हैं, नेता भी हमारे हैं। पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, किस नेता का कहाँ कैसे उपयोग करना है ये तो अंदरूनी मामला होता है, इससे आप कोई किंतु परंतु या कुछ निकालने की कोशिश ना करें। मैं एक बात करना चाहता हूँ, पौरुष जी जो मेरे मित्र हैं उन्होंने भी कहा था कि 1964 में इसरो की स्थापना नेहरू जी ने करी। मैं उनकी जानकारी दुरुस्त कर दूं, नहीं इसरो की नहीं नहीं स्थापना नहीं करनी 69 में हुई थी। वो जानकारी, वो इसरो की करेक्शन नहीं स्थापना चाहिए हमें, वो विषय नहीं है 69 हमारा में आज हुई का। थी। नहीं विषय कैसे आपका नहीं है, आपको कोई विषय बात है पर कि इसका लेना है, जवाब भी नहीं पुरुष जी को देंगे। मैंने करेक्ट किया था, पुरुष जी को भी करेक्ट किया 69 था, में और इसरो की विषय पे स्थापना नहीं है। हुई थी और 64 में नेहरू जी का स्वर्गवास हो गया था। तो ये आंकड़े, पौरुष जी आप मेरे दोस्त हो, आप जरा दुरुस्त हो क्या है कीजिए। दूसरी बात आपने जो कही कि मैंने कहा ना नेहरू जी की सोच थी, मैंने ये नहीं कहा नेहरू जी ने स्थापना की थी, आप वीडियो को वापस देखिएगा, मैंने कहा नेहरू जी की सोच थी, मैंने ये चीज कही थी। बात है भाई साहब, मैं तो सोच रहा हूँ, मेरे एक दोस्त ने पूछा मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, कितने पैसे लगेंगे? मैंने कहा कोई भी पैसे नहीं लगेंगे इस नहीं नहीं, सोचने असल में वो असल में आज जैसा देखने में आ रहा है कि इसलिए कि देखिए प्रधानमंत्री जी गांधी जी के हमेशा खिलाफ शास्त्री जी को खड़ा किया जा रहा है, नेहरू जी के खिलाफ पटेल साहब को खड़ा किया जा रहा है, तो वो हमारे ही लोग हैं। वो आप अपना बताइए, आपने क्या किया? मीना जी बीच मत बोलने दीजिए, मैं भी नहीं बोलता हूँ, ये अच्छा नहीं लगता है, दर्शकों का समय कीमती है। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो दिल है वो बहुत बड़ा है। आप श्याम जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि उन्होंने कहा कि गहलोत साहब की अगर कोई नीतियां हैं, अगर कोई योजनाएं हैं, अगर उनमें कोई अच्छाई है तो उनको जारी रखेंगे, इसमें क्या बुरी बात है। क्रियान्वयन में जो कमी आ रही है वो आप देख सकते हैं। उनके मोबाइल रोजाना एक सेंटर में 50 पहुंचते हैं, वहां पे भीड़ लगती है 200 की, धक्का मुक्की होती है। पुलिस वाली जो एक अभी 2-3 दिन पहले की कटिंग थी उसमें आप देख सकते हैं कि भैया फ्री का मोबाइल चाहिए तो धक्के तो खाने पड़ेंगे, ये इनका रवैया है। राशन किट की गुणवत्ता को लेके अनेक प्रकार की बातें होते हैं, हल्दी की जगह उसमें चूरा निकल रहा है। इसके अलावा जो है बिजली की छूट की बात ये करते हैं, लोगों का ये कहना है कि उसमें 0.54 का जो सरचार्ज है वो देश में कहीं नहीं है, वो केवल राजस्थान में है। और जो छूट के बाद जो लोगों को बिल प्राप्त हो रहे हैं वो पहले से भी ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं, ऐसी भी सूचनाएं हैं। पेंशन वृद्धाश्रम का 2 महीने से खाते में पैसे नहीं मिले हैं क्योंकि ये सरकार दिवालिया घोषित हो चुकी है। उसके आज के ही समाचार पत्र में कर्ज में डूबी हुई राजस्थान सरकार पूरे देश में दूसरे नंबर पर है, तेलंगाना के बाद। आप घोषणाएं कर रहे हैं लेकिन घोषणाओं का क्रियान्वयन आपसे नहीं हो पा रहा है। आप कह रहे हैं हमारी योजनाओं का नाम ले रहे हैं, अरे अन्नपूर्णा योजना हमारी थी जिसमें 5 रुपए का खाना हम खिलाते थे, आपने उसका नाम
स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के नाम पे कर दिया, चले, हमें तो उसमें भी कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन गुणवत्ता तो रखिए। मालवीय नगर में जहाँ मैं निवास करता हूँ, पहले 2 गाड़ियां अन्नपूर्णा की लगती थी, आज एक भी नहीं लगती है। एक लगती है जगतपुरा में, वहाँ 8 रुपए का खाना ये लोग दे रहे हैं और उसकी भी गुणवत्ता श्योर नहीं है। तो देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई घोषणा है अच्छी है तो उसको अच्छे ढंग से क्रियान्वयन करने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के जो नेतृत्व में हम लोग हैं वही कर सकते हैं। ये केवल घोषणा करेंगे, अनेक योजनाएं हैं, मैं चिट्ठा लेके बैठा हूँ। दुग्ध पालन की योजना इन्होंने 5 रुपए जो प्रति गोपालकों को प्रति लीटर के दूध दे रहे हैं, ये सुनने में बहुत अच्छी लगती है। पूरे दुग्ध व्यापारी संकट में आ गए। आप कहेंगे तो ये कैसे हो गया, जब दूध संबल में 5 रुपए प्रति लीटर के हम दे रहे हैं गोपालकों को, फिर कैसे हो गई है? देखिए, वो दे रहे हैं केवल कोऑपरेटिव सोसाइटी को, केवल सरस को। 5 रुपए के संबल बाकी काश्तकारों को नहीं मिल रहा है। उससे क्या हुआ, बाकी डेयरियां जो स्वतंत्र रूप से अपना व्यवसाय करना चाह रहा है वो संकट में आ गए हैं। 5 रुपए का मार्जिन मैडम दूध के काम में बहुत बड़ा होता है, जिसको आम काश्तकार मीट आउट नहीं कर पा रहा। वो मजबूर है सरस में दूध देने के लिए, घाटे में दूध देने के लिए। अगर वो कोई अपने पैरों पर खड़ा होकर अपनी क्रीम मरीर मावे का काम करना चाह रहा है, वो नहीं कर पा रहा है। इसीलिए आप देखिए कि 5 रुपए प्रति लीटर का जो संबल देने के बाद भी किसान और दुग्ध विक्रेता की, दुग्ध उत्पादनकर्ता की स्थिति वही के वही है, बल्कि बदतर हुई है। अनेक योजनाएं हैं, क्रियान्वयन में इनका कोई भी सरोकार नहीं है, क्रियान्वयन बिल्कुल घटिया स्तर का है। योजनाएं अच्छी हो सकती है माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन क्रियान्वयन ये लोग नहीं कर पाते, क्योंकि इनका ध्यान किसमें, इन्होंने हमारे सर वसुंधरा जी से ऐसी है, अरे भैया वो हम देख लेंगे हमारे को क्या करना है, आप अपना देखिए। सचिन पायलट की क्या हालत है, आपके मंत्री कह रहे हैं स्कॉर्पियो में आपकी सरकार के विधायक आ जाएंगे। महेश जोशी, रफीक भाई के जो रिश्ते हैं वो जग जा ही रहे हैं, आए दिन अखबारों में आते रहते हैं। शांति धारीवाल जी, अशोक गहलोत जी जब छोटा जाते हैं उद्घाटन करने, तो इनके विधायक हाय हाय मुर्दाबाद के नारे लगाने कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाते हैं। आप ये मत कीजिए करूर जी, एक अच्छी राजनीति कीजिए। आप मेरे मित्र हो, आप बार मिल भी चुके हैं, ये अच्छा नहीं लगता है। मैं भी कह दूंगा, आपके जो डिबेट का विषय है वो ये है कि मोदी जी की गारंटी पे लोगों को ज्यादा यकीन है या गहलोत साहब की गारंटी पे ज्यादा यकीन है। तो मैं कहता हूँ, देश की हर एक बच्चा कहता है, हर एक नौजवान कहता है, हर एक महिला कहती है जिसको उज्ज्वला का फायदा मिला है, कि मोदी जी की गारंटी पे देश को नहीं पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा एतबार है, विश्वास है। राजीव जैन साहब, आपके पास आऊं उससे पहले पौरुष भारद्वाज जी, जिस तरह का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण था, जितने उन्होंने चित्तौड़ और मेवाड़ के जरिए पूरे राजस्थान की जनता को जो संदेश दिया है, वो संदेश अगर हम गोविंद छिपा जी की बातों को ध्यान से सुने, जिस तरफ वो इशारा कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, आपके पास भी जमीन से, ग्राउंड से, लोगों से, पार्टी के कार्यकर्ताओं से निश्चित रूप से फीडबैक तो आता होगा कि योजनाओं के एग्जीक्यूशन में क्या कुछ हो रहा है। देखिए मीना जी, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि थोड़ी घोषणा करना और घोषणा करके काम करना, परंतु उसमें कुछ कमी होना, इन दोनों बातों में रात दिन का फर्क है। जिस प्रकार मोदी जी के द्वारा जो 2014 के चुनाव में जो घोषणाएं की गई, जिसमें 2 करोड़ रोजगार की गारंटी की बात कही गई, 30 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल की बात कही गई, 2022 तक हर सर पे छत की बात कही गई, तो देखिए ये योजनाएं कहाँ खड़ी हैं, ये दूर दूर तक कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा। अब देखिए पेट्रोलियम की बात करें, हमें 30 रुपए लीटर तक पेट्रोल की इन्होंने बात कही थी, और आज स्थिति ये हो गई कि जब हमारे समय में पेट्रोलियम के भाव $130 प्रति बैरल थे, तो भी हमने ना सिर्फ उसकी एक्साइज ड्यूटी खत्म की, बल्कि तेल कंपनियों को सब्सिडी दी ताकि आम जनता को पेट्रोल सस्ती रेट पे उपलब्ध हो सके, और हमने किसी भी हालत में 70 रुपए लीटर से ऊपर पेट्रोल नहीं जाने दिया। आज इनकी स्थिति हमने देखी कि $35 प्रति बैरल तक पेट्रोल जाकर के आया, परंतु पेट्रोल का भाव किसी भी स्तर पे जो चल रहे हैं भाव उससे कहीं पर भी कम नहीं आया। एक्साइज ड्यूटी पे सब्सिडी देना दूर रहा, इन्होंने निरंतर पेट्रोलियम के दाम बढ़ाए रखे। तो देखिए ये इनकी स्थिति और हमारी स्थिति ये कि निश्चित तौर पे ये कुछ एक घटना है। जैसे इन्होंने बताया कि हल्दी का एक पैकेट है, तो मैं आपसे गोविंद जी पूछना चाहूंगा, हल्दी का पैकेट तो बहुत दिनों पहले निकला था और एक ही पैकेट निकला था, तो अब उस एक पैकेट के पीछे क्या आप करोड़ों पैकेटों में कमी निकालेंगे? इस बात का जवाब दीजिए आप मेरी। और दूसरी बात देखिए कि आप हमारी जो योजना है, मैं नाम नहीं लूंगा, आपकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं कल परसों किसी दूसरी टीवी चैनल पे भी मैंने ये बात की थी, और मैं दोबारा इस बात को आपसे कह रहा हूं, मैं आप लोग हमारी स्वास्थ्य योजनाओं में कमी निकालते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के हार्ट में ब्लॉकेज हो गई थी, वो बाहर आकर के अशोक गहलोत जी की जय जयकार कर रहे थे, उनका 1 रुपया नहीं लगा, उनका ऑपरेशन होकर के आया। बिजली के बिल की स्थिति मैं आपको बताता हूं, बिजली के बिल के वो भी आपकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मेरे हवामल विधानसभा क्षेत्र के हैं। आपकी स्थिति में बता रहा हूं, जिनके घर का 1500 रुपए का बिल आया करता था,
उनका बिल इस बार आया 1200 रुपए का और सारी सब्सिडी लेस करा करके 158 रुपए का बिल वो पड़ा। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? आप लोग खाली एक है ना खुद के एंगल से हमें देख रहे हैं, आप लोग झूठी घोषणाएं करते हैं, थोती घोषणाएं करते हैं और जाकर के आप लोग है ना पब्लिक में सामने वाले पे आरोप लगाओ और भाग जाओ उस नीति पे काम करते हैं। भैया हम ऐसा नहीं करते। हमारी योजनाओं में को का क्रियान्वयन भी ढंग से होता है, क्रियान्वयन होता है, अगर उसमें कुछ कमी होती है उस कमी को हम स्वीकार भी करते हैं और उस कमी को हम सुधारते भी हैं। और देखिए आप हमारे ऊपर पायलट साहब को लेकर के बात कर रहे थे, पायलट साहब तो और हम तो सब आखिरी में एक हो गए। और मैं आपको बीच बीच में टीवी डिबेट में आगे प्रवक्ता को कहता था भैया हमारी तरफ मत देखो, अपना घर संभालो। हम हमारे यहाँ तो सिस्टम है लोकतांत्रिक, हमारे तो हलाकमान ने छूट दी हुई है, हम तो लोकतांत्रिक पार्टी हैं, हम तो कमियां भी निकालते हैं एक दूसरे में, पर जब लास्ट है जब आप जैसे लोगों से झूठे लोगों से हमारा पाला पड़ेगा तो हम एक होकर के आपको। एक बात बताइए पौरुष जी, एक बात बताइए, रोजाना 365 दिन एक ही एक बात को दोहराते हुए आप लोग थकते नहीं क्या? विषय कुछ भी हो नहीं आप लोग मीना जी देखिए, मीना जी इन्होंने 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 जो बात इन्होंने जो बात की उसका जवाब देना जरूरी था। आप क्यों दे रहे हो उसका जवाब? आपको मेरे सवाल का जवाब देना है, वो गलती करेंगे कि वो आपके सवाल का जवाब देंगे, आपने जो बोला उसका जवाब वो देंगे ना, वो अपने सवाल को ठीक से सुनेंगे। जनता आपको देख रही है, अगर आप रोजाना वही रिपीटेड बातें करेंगे, आप लोग सब आप पे लागू नहीं होती है ये बात। छिपाही में कोई कर रहे थे, अरे 5 साल 10 साल 15 साल 50 साल पुराने इतिहास को मत दोहराइए, आज की बात करिए। हम आज की बात कर रहे हैं कि आज हम चुनाव में जिस मोड़ पर खड़े हुए हैं, आज देश के प्रधानमंत्री हर सप्ताह राजस्थान की यात्राएं कर रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री आज चित्तौड़गढ़ में जिस तरह से वहां सांवलिया जी पहुंचे, कितने समय बाद, 18 साल बाद मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे थे, उसके बाद आज वो वहां पहुंचे हैं उस जगह पर। तो लोग जो है, जनता जो है, वो देखती है कि उनका प्रधानमंत्री उनके बीच आ रहा है, उसका असर होता है। असर सकारात्मक होता है, नकारात्मक होता है, दोनों तरह का दिखता है। आज की वहां पर सभा में जो जनमानस था, उसका वहां पर जो उपस्थिति थी, उसका जो रिस्पॉन्स था, वहां के लोगों का जो फीडबैक है, हमारी चर्चा का विषय ये है। हमारी चर्चा का विषय ये थोड़ी है कि आप चंद्रयान की बातें करें या फिर शिल्पा जी बताएं कि कैसे आपके यहाँ पर सचिन पायलट को लेकर क्या हो रहा है, वहां वसुंधरा राजे को वो खुद संभाल लेंगे। अरे प्लीज आप लोग चर्चा पे रहिए। हमारे एक दर्शक हैं एस कुमार, उनका कहना है वापस गहलोत ही आएंगे। अब कौन आएगा ये जनता तय करेगी। वही जनता हमारे साथ दर्शक के रूप में जुड़ती है और आप लोगों को सुनती है। जब आप लोगों को ऐसे करते हुए सुनती है तो जरा सोचिए आप कि आप उनके लीडर्स हैं, आप पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, प्रवक्ता हैं। आप जो बोलते हैं वो पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं आप अपनी पार्टी के स्टेटस को, आइडियोलॉजी को, अपनी पार्टी की स्टैंडिंग को, और आप लोग बस वहीं पर लग जाते हैं, नेहरू की बात करते हैं। अरे आप देखिए ना, प्रेजेंट में 9 साल तक केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार, 10वां साल पूरा होने को है और एक बार तीसरी बार चुनावी मैदान में जा रहे हैं। राजीव जैन साहब, इस देश में कांग्रेस ने भी बहुत लंबे समय तक शासन किया। कांग्रेस पार्टी के जो लोगों के दिल में जो जगह थी, उसमें भी उतार चढ़ाव आए, लोगों ने उन्हें सिर पर बैठाया और फिर एकदम नीचे जमीन पर भी गिराया। नरेंद्र मोदी को 9 साल पहले जिस उम्मीद के साथ इस देश की जनता लेकर आई थी सर आंखों पर, आज 9 साल बाद कहाँ देखते हैं आप? आज 9 साल बाद अपने भाषण में 15 बार गारंटी शब्द का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री को क्यों करना पड़ता है राजीव जैन जी? देखिए 9 साल केंद्र में शासन करते हुए हो गए भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन जो एक बुनियादी समस्या है, जो आम जनता की समस्या जैसे महंगाई और बेरोजगारी, इसका अभी हल नहीं निकाल पाए। 9 साल में इन्होंने योजनाएं काफी दी, गरीब कल्याण योजनाएं भी काफी दी, लेकिन निश्चित तौर पर जो आज एक आम जनता के सामने एक जो सबसे बड़ी समस्याएं जो खड़ी हैं वो बेरोजगारी और महंगाई को लेकर है। बेरोजगारी का कोई एक समाधान नहीं निकल पाया। सरकारी सिस्टम में जो नौकरियां थी वो बहुत कम हुई इस शासन में, जो मैं देखता हूँ। तो निश्चित तौर पे जो एक उम्मीदें युवा वर्ग को रहती हैं कि हमें रोजगार उपलब्ध होगा, तो वो एक उसमें भी कहीं ना कहीं एक नाकामी केंद्र सरकार की मान सकते हैं। और महंगाई पर तो जो है वो बेलगाम है, पेट्रोल डीजल गैस हर चीज के दाम इस तरीके से बढ़े, वो भी एक उम्मीद अभी लोगों को है कि शायद मोदी जी से उम्मीद है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। जिस तरीके की वो गारंटी दे रहे, तो अभी भी लोग एक उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं इस पे भी अंकुश लग पाएगा। मोदी जी जो कह रहे हैं
तो इस दिशा में भी वो काम करेंगे। तो निश्चित तौर पर उनको काम करना होगा। जब चुनाव आ रहे हैं, अभी विधानसभाओं के चुनाव है, फिर एक लोकसभा का चुनाव जो फाइनल चुनाव होगा केंद्र की सत्ता के लिए, उसमें भी ये मुद्दे उठेंगे। अब विपक्ष के रूप में अब कांग्रेस ने भी इतना शासन किया, लेकिन उनके समय में भी महंगाई और बेरोजगारी तो थी, लेकिन एक तीसरी और समस्या जो थी भ्रष्टाचार, वो सबसे ज्यादा उस कार्यकाल में था कांग्रेस के शासन में, जो उसको सत्ता से हटाने के लिए सबसे बड़ा कारण भी बना। अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ और हम सब ने देखा कि किस तरीके से भाजपा का एक उदय हुआ। तो वो जो 3 कारण तो कांग्रेस के थे, लेकिन अब तीसरा कारण भ्रष्टाचार अभी इस तरीके का किसी पे आरोप केंद्र सरकार में किसी मंत्री पे इस तरीके का नहीं लगा जिस तरीके का यूपीए सरकार के दौरान लगा करते थे, और उस सरकार को जाना भी पड़ा था। लेकिन अब बात करें राजस्थान के संदर्भ में कि गारंटियों की एक बात चल रही है, तो दोनों दलों के नेता, एक प्रदेश के मुखिया और एक देश के मुखिया, अपनी अपनी गारंटी दे रहे हैं। देश के मुखिया कह रहे हैं मेरी बात ही गारंटी है, और प्रदेश के मुखिया निश्चित तौर पर योजनाओं के जरिए गारंटी दे रहे हैं और लोगों को एक लाभ भी पहुंचा रहे हैं, या लोगों को जो भी लाभ मिल रहा है वो भी सामने आ रहा है। ऐसा नहीं है, क्रियान्वयन में कहीं ना कहीं कमी खामी रह सकती है, उसको दुरुस्त करने वाली बात होती है। ये विपक्ष का काम है, ये चीपा जी की पार्टी का काम है कि उन कमी खामियों को वहां दर्शाए। लेकिन निश्चित तौर पर योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री तक को कहना पड़ा कि जो लोकहित की योजनाएं हैं उनको जारी रखेंगे। उसके पीछे सीधा सा मतलब तो हम लोग तो यही निकालते हैं कि प्रधानमंत्री तक ये फीडबैक है कि राजस्थान की योजनाओं का असर आम जनता पर बढ़ रहा है, तो उसकी काट करने के लिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को कहना पड़ा। और उन्होंने पूरे राजनीतिक, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा कि उन्होंने पूरे राजनीतिक अंदाज में उस बात को कहा कि जिस तरीके से बड़ा राजनेता कि इसको अपने पार्टी के पक्ष में घुमाने के लिए बात करता है कि गहलोत जी खुद मान चुके, चाहे जैसा श्याम जी बता रहे थे कि दिल्ली में बैठे उनके नेता मानते हो सरकार डिफीट हो रही है, लेकिन गहलोत जी खुद मान रहे हैं कि शायद नहीं हो, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भाजपा लागू जारी रखेगी। लेकिन संदर्भ का हम अंदाजा लगाएं, राजनेताओं की बातों का उनके संदर्भ वो अपने अपने जनता को एड्रेस कर रहे हैं, अपने दल के हित में एड्रेस कर रहे हैं। तो गहलोत अपने दल के हित में इस तरीके से एड्रेस कर रहे थे कि जो हमारी योजनाएं हैं, जनहित की योजनाएं हैं, भाजपा यदि आ गई तो वो उनको बंद कर देगी। तो वो अपने जनता को या अपने मतदाता समूह को ये एक सचेत कर रहे थे कि देखो भाजपा को सत्ता में मत ला देना, वो इस तरीके से करती है। लेकिन भाजपा के जो नेता है वो उसको दूसरे अंदाज में अपने मतदाताओं को समक्ष पेश करेंगे कि देखिए वो खुद ही मान रहे हैं कि भाजपा आएगी। तो ये एक दोनों दलों का अपना राजनीतिक अंदाज होता है, नेताओं का अपना अंदाज होता है कि वो किस तरीके से मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बात करें। तो ये जनता को देखना है कि जनता कब कैसे किस तरफ आकर्षित होती है। जैसे श्याम जी कह रहे थे कि कल ही जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई उसमें टिकट कहीं फाइनल हो चुके हैं, अब उनकी घोषणा कब होगी। तो ये निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने एक इंडिकेशन और दिया चेहरे की बात को लेकर, जैसे यहाँ वसुंधरा राजे और उनके समर्थकों ने एक दबाव बनाया हुआ था कि उनको चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश किया जाए। लेकिन आज प्रधानमंत्री पहले भी कर चुके थे जयपुर की सभा में भी, लेकिन आज तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया कि किसी को उम्मीदवार तक को नहीं देखना है, कहीं भी कमल का निशान देखना है, कमल का निशान ही उम्मीदवार है। तो निश्चित तौर पर इसमें भारतीय जनता पार्टी में जो हम सब लोग देखते हैं कि वसुंधरा राजे का एक तरह से युग, राजनीतिक युग की समाप्ति की तरफ उन्होंने इशारा कर दिया कि वो कोई चेहरा नहीं घोषित होगा, पार्टी सामूहिक नेतृत्व में जाएगी और कमल का निशान ही उम्मीदवार है। तो निश्चित तौर पे और गारंटी खुद ले रहे हैं वो, उन्होंने वसुंधरा राजे सरकार भी रही है 5 साल उससे पहले, उसका कहीं जिक्र नहीं किया कि उन्होंने किस तरीके की योजनाएं चलाई या उसका किसको लाभ मिला या किस तरीके की विकास योजनाओं पर काम हुआ, उसका भी प्रधानमंत्री ने कहीं जिक्र नहीं किया। तो धीरे धीरे और भ्रष्टाचार को लेके बहुत अटैक किया उन्होंने मौजूदा सरकार को। तो दूसरे लोग, मेरी आज कई लोगों से बातचीत हो रही थी तो वो ताज्जुब भी कर रहे थे कि देखो भ्रष्टाचार पे अटैक हो रहा है और पूर्व मुख्यमंत्री भी बैठी हुई है। क्योंकि सब लोगों को मालूम है कि जब भाजपा सत्ता से हटी थी उस दौरान जिस ढंग के आरोप वसुंधरा राजे सरकार पे लगे थे भ्रष्टाचार के, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री उन सब चीजों को भी ध्यान में रख रहे होंगे, क्योंकि उसकी सभाओं में एक बड़े जोर शोर से नारा लगा था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, आगे डेट डेट। लेकिन वो ठीक है,
वो सब चीजों को समझ के प्रधानमंत्री का एक राजनीतिक अंदाज में भाषण था। उन्होंने अपने विपक्षी दल कांग्रेस को अलग तरीके से ललकारा और चेताया, और साथ में अपनी ही पार्टी के अंदर जो एक पार्टी लाइन से अलग रुख अपनाना चाह रहे होंगे, उनको भी कहीं ना कहीं सचेत करने का काम किया। जी मीना जी। जी, श्याम सुंदर शर्मा जी, प्रधानमंत्री आकर प्रदेश के जनमानस को गारंटी देते हैं और मुख्यमंत्री बार बार इस तरह की योजनाएं लेकर आते हैं। ये जनता के मस्तिष्क पे इस गारंटी शब्द का प्रभाव क्या पड़ता है? वो उसे जब वो सब सुनते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री जो है वो हमारे ये जितने सारे काम हैं, ये तो काम करना हर सरकार की जिम्मेदारी है, तो फिर ये गारंटी का क्या मतलब है? देखिए मीना जी, गारंटी का राजस्थान में महत्व बढ़ गया इसलिए कि मुख्यमंत्री ने 10 गारंटी देने के बाद 11वीं गारंटी मोबाइल की भी दे दी। तो गारंटी वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि मैं गारंटी दे रहा हूं कि हमको सरकार वापस लाके दोगे तो गारंटी है कि हमारी योजनाएं हम बरकरार रखेंगे। अब प्रधानमंत्री जी आकर के यदि वो गारंटी कह रहे हैं तो फिर वो कहते हैं मोदी है तो गारंटी है, तो मोदी है तो गारंटी। आप देखिएगा राजस्थान में उन्होंने आज जो जिक्र कर दिया कि दिल्ली में बैठा है आपका बेटा, आप चिंता मत करना, इलाज का 5 लाख की बात कह गए वो, जबकि 25 लाख की बात पहले से हो रही है यहाँ। तो कई बार क्या है कि कई चीजें प्रधानमंत्री जी बोल तो जाते हैं, उसका प्रभाव विपरीत भी पड़ जाता है कई बार, क्योंकि आप तो 5 लाख का दे रहे हो, ये 25 लाख का बीमा करके बैठे हैं। तो देखिएगा यही स्वास्थ्य की बीमा में कुछ चीजें देखिए कंट्रोडिक्शन हो जाती है। देखिए मैं बार बार, अब उन्होंने देखिए आज गोविंद देव जी का भी नाम लिया, खाटू श्याम जी का भी नाम लिया, और आज सांवरिया सेठ का भी नाम लिया, और कृष्णा सर्किट को जो कह करके कहा कि हमने कितना पैसा दिया, किस प्रकार से हम राजस्थान के विकास की हमारी पहली प्राथमिकता है। अब राजस्थान के विकास की आपकी पहली प्राथमिकता है तो फिर तो प्राथमिकता तो केंद्र पूरा कर रही, तो फिर आने वाली सरकार क्यों चाहते हो आप? सरकार तो अब अगर गहलोत की सरकार है, वो आप कह रहे हो पहली प्राथमिकता है इसलिए हमने बहुत कुछ दिया, राजस्थान का विकास हमने तेज गति से किया। अब देखिए राजनीति में बहुत सारी चीजें अभी दिख नहीं रही है जो आने वाले समय में आपको दिखेगी भी और बताएगी कि हम किस प्रकार से आना चाहते हैं और क्या क्या करना चाहते हैं। जो राजनीति में मैं बार बार कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी को 10 बार आना पड़ा, अब 11वीं बार फिर आ रहे जोधपुर, उसके बाद चुनाव की जब आचार संहिता लग जाएगी उसके बाद कितनी बार आएंगे मुझे नहीं पता। कहते हैं हर जिले में कम से कम प्रधानमंत्री जी का दौरा होना जरूरी है, और ये बात भी सही है कि जिस प्रकार से देखिएगा कि है राजस्थान में जो स्थितियां देखने को मिल रही है, कहीं आपका पूर्वी राजस्थान खाली पड़ा है, आपके पास कुछ भी नहीं है, वहां आप कितनी बार जाओगे नहीं जाओगे मुझे नहीं पता। अभी तक इतने दौरे आपने भरतपुर के अलावा दौरा बना नहीं, अब कहाँ बनेगा नहीं बनेगा मुझे नहीं पता। लेकिन आदिवासी में आप कितनी बार आ गए, कभी मानगढ़ आते हो तो कभी उदयपुर आते हो तो कभी आज चित्तौड़ आ गए। तो आप ये मान के चलिएगा कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी 16 बार मेवाड़ में दौरा करके आ गए, तो आपको भी तो दौरे बढ़ाने पड़ेंगे। और फिर आप देखिएगा कि अमित शाह भी आपके उदयपुर आके चले गए, और आज जिस प्रकार का भाषा का देखिए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने कहा उदयपुर में किस प्रकार की घटना घटी, तो देखिए वो फिर चूके नहीं, वो राजनीति कर गए वहां पे भी, कि देखिएगा कि वहां पर हिंदू मुस्लिम वाली बात कर गए ना। अब एनआईए तो जांच केंद्र सरकार ही कर रही है, आप उसकी जांच को करके फांसी दिलाने का काम तो आप करोगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पास तो फास्ट ट्रैक वाली बात है, वो कई बार आरोप लगाए जाते हैं। आप वहां पे देखिएगा उन्होंने तो कर दिया, वहां पर देखिए चालान पेश कर दिया, सब कुछ कर दिया, आप एनआईए को कह करके करो। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि यहाँ पर वो सब आप देखिए सनातन की बात करेंगे, अभी सनातन की बात करने की बात हो रही है तो हमारे मुख्यमंत्री जी सब मंदिरों में जा रहे हैं, हम भी सनातन है, हम भी सब जगह कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी कोशिश तो कर रहे हैं कि मैं मुकाबला करूं प्रधानमंत्री से, और प्रधानमंत्री आज जिस प्रकार से उनको उड़ा के गए, जिस प्रकार से बोल के गए हैं, कि वो खुद ही कह रहे हैं कि मैं तो चला मैं नहीं रहूं, मेरी सरकार नहीं रहे तो मुझको गारंटी दे दो। तो आज उन्होंने कहा मोदी है तो गारंटी देता है, और सच्चाई गारंटी देता है कि आप चिंता मत करना, सरकार जाएगी लेकिन हम योजनाओं को बरकरार रखेंगे जो जनहित वाली है। तो इसका मतलब उन्होंने कहा कि आपने बहुत सारी जनहित की योजना नहीं चलाई है, उसका तो हम ध्यान रखेंगे नहीं रखेंगे। अब देखिएगा कि वो ओल्ड पेंशन योजना वो जनहित की है नहीं है, पता नहीं प्रधानमंत्री जी ने आज स्पष्ट नहीं किया कुछ चीजों को कि जनहित की योजना तो कौन सी है जनहित की और नहीं है जनहित वाली। तो बहुत सारी चीजें बाइफरकेशन करके अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि कांग्रेस
जवाब देने की स्थिति में नहीं है कि ओएसडी जवाब देता है। मेरे को पहली बार लगा प्रधानमंत्री भाषण करके जाते हैं, ओएसडी एक ट्वीट जारी करता है। कांग्रेस में परेश जी पता नहीं, आप परेश जी बताइए कांग्रेस में कि ऐसे अंदाज में अगर जानकारी करके अगर आप इस तरह की बात करोगे तो प्रधानमंत्री का जवाब तो कम से कम अच्छे व्यक्ति से दिलाओ। पवन खेड़ा आते हैं, पवन खेड़ा की इतनी वैल्यू नहीं है राजस्थान में। आज भी आए थे पवन खेड़ा, तो आज भी कुछ कह रहे थे वो। देखिएगा पवन खेड़ा का क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन पवन खेड़ा से काम नहीं चलेगा। कोई इंसान को लाकर के कहलवाओ ना, वो तो बहुत सारी चीजें कहलवा रहे हैं, जमाते हो पता नहीं। तो मुकाबला प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में अगर चल रहा है तो फिर देखिएगा कि वो देश का चुनाव जब 2024 में होगा तो 23 का चुनाव जीतोगे तो फिर आगे का चुनाव के लिए आप बहुत बरकरार रह पाओगे, क्योंकि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो गया राजस्थान का। देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो राहुल गांधी ने कह दिया हम जीत गए, वहां तो हम स्थिति आपकी ठीक नहीं है। राजस्थान में मुकाबला है, इसलिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि राजस्थान का चुनाव जीतना हमारे लिए आवश्यक है। यही कारण है कि टिकट के बंटवारे को लेकर के जिस तरह से पहली बार जो चर्चाएं हो रही है, राजस्थान में आकर के भी बैठ के आपको बातचीत करनी पड़ी और नाराज नेता को मना करके दिल्ली ले जाना पड़ा। और ये देखिएगा कि कल दिल्ली थी वो, आज प्रधानमंत्री जी की बैठक में आने का उनको था कि मुझे भी तरजीह मिलेगी, मुझे बुलवाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने आज भी नहीं बुलवाया उनका, क्योंकि देखिए वसुंधरा जी आती तो एंड टाइम पे ही है। जब प्रधानमंत्री जी आ जाते हैं जब भी आती है, उससे पहले वो बोलना भी पसंद नहीं करती। वो जाती है कि वो तो मेरे जो नीचे छोटे मोटे नेता है उनके सामने बोल के क्या करूंगी। प्रधानमंत्री के सामने बोलने का उनका पता नहीं ख्वाहिश तो होती है। प्रधानमंत्री के सामने अगर कोई बोलता है, पुराना मुख्यमंत्री होता है, उनके समकक्ष रहने वाला व्यक्ति बोलता है तो उसकी ख्वाहिश तो होती है, लेकिन ख्वाहिश पूरी प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं कर रहे मुझे नहीं पता। आज भी उनको सीपी जोशी को तो बुलवाया और उनको नहीं बुलवाया। बाकी के नेता तो पहले बोल ही गए थे, जो दिव्या कुमारी वगैरह सब बोल गई, तो उन्होंने तो बहुत सारी चीजें कर ली। तो इस प्रकार से जो जंग चल रही है राजस्थान में, जिस प्रकार से अपना अस्तित्व को बचाने के लिए वसुंधरा जी भी बरकरार तरीके से लगी हुई है, वो किन कार्यकर्ताओं को किस किस को टिकट दिला करके अपना अस्तित्व को बचा पाने में कितनी सक्षम हो पाएगी, तो जब टिकट बटेंगे और सामने आएगा तो आपको लगेगा कि क्या उनका हो गया। लेकिन फिर वही उपराष्ट्रपति की बात कहता हूँ, वो देखिएगा वो 10 जिलों में आ गए और 10 जिलों में वहां आए जहां पर कि कांग्रेस की स्थिति मजबूत है और बीजेपी की स्थिति कमजोर है। तो देखिएगा पीछे से अब उनको तो कहा गया, क्या नहीं कहा गया मुझे नहीं पता, लेकिन दौरे करते हैं तो मुख्यमंत्री जी सवाल उठाते हैं और सवाल उठाते हैं तो वो जवाब भी दे जाते हैं प्लानी में, जहां पर वो सांसद रहे एक बार कि देखिएगा मुख्यमंत्री को संवैधानिक पद पर मेरे आने से उनको क्या तकलीफ होती है, तो उनको तकलीफ ये होती है कि ज्योति मिर्जा को आप ले जाते हो, अब और किसको ले जाओगे आप। तो ये चिंता का विषय हमारे मुख्यमंत्री जी को कई बार रहता है कि मैं कमजोर नहीं कर दे, कहीं ना कहीं हो जाए। ये सब चीजें जो चल रही है उससे निश्चित रूप से एक नहीं, देखिए केंद्र में हमारे कुछ नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हैं, वो तो है ही, बहुत सारे केंद्र के नेता यहाँ आकर के, कितने सारे मुख्यमंत्री आकर के, देखिए आपने देखा होगा कि राजस्थान की परिवर्तन यात्रा में असम के मुख्यमंत्री भी आ गए और यूपी के मुख्यमंत्री आते नहीं है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को भेज देते हैं जाओ। तो ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को राजस्थान में आने में क्यों दिक्कत हो रही है, वो नहीं आते। आजकल प्रधानमंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या नाराजगी है मुझे नहीं पता, कुछ हो सकता हो, जी, कुछ हो। जी, तो ये सब जी। चीजें राज्य में बहुत सारी कुछ चल रही है अभी। ये सब जो चल रहा है पार्टी के भीतर, परिवारों में भी चलता है, समाज में भी चलता है, कबीले में भी चलता है, तो राजनीतिक दल में तो चलना स्वाभाविक है, क्योंकि वो तो सत्ता का केंद्र है। और सत्ता का जो केंद्र है, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो देश की राजनीति हो, सवाल ये है गोविंद छिपा जी कि एक मुख्यमंत्री के सामने अशोक गहलोत जो है, उनके सामने देश के प्रधानमंत्री आकर खड़े हो गए हैं दीवार बनने के लिए कि मुख्यमंत्री को इस दीवार से दूर रखना है। जो 8 सिविल लाइंस जाती है उसमें किसकी एंट्री प्रधानमंत्री कराएंगे वो अलग विषय है। आपको तो लगता है गोविंद छिपा जी कि राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत जी का कद बढ़ाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी भूमिका निभा रहे? देखिए बात का जवाब तो देना ही पड़ता है। आप जो कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं बार बार, प्रधानमंत्री जी हमारी धरोहर है, प्रधानमंत्री जी हमारे पास सबसे बड़ा चेहरा है और हमारे तुरुप के इक्के हैं वो, हम उनका उपयोग क्यों नहीं करें।
क्यों नहीं करें? हम अगर हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है तो हम क्यों नहीं चलाएं उसे? ये बताइए आप। प्रधानमंत्री जी की जो ऊंचाई है उस तक तो उस तक तो देखना भी आजकल आज के में बड़ा मुश्किल है। तो अगर हमारे पास वो धरोहर है, हमारे पास इतना बड़ा नेता है, विश्व का सबसे बड़ा नेता है। और देखिए, मैं कार्यकर्ता बेस पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हम पंचायत का चुनाव हो, पार्षद का चुनाव हो, विधानसभा का हो, केंद्र का हो, हम हर एक चुनाव को उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही मेहनत से और उतनी ही जिजीविषा से लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता मेहनती है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी एक कार्यकर्ता है, मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, और बूथ अध्यक्ष का सबसे जो केवल सदस्य है वो भी एक कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता कैडर बेस पार्टी है, इसलिए हमारे यहाँ जिम्मेदारी दी जाती है। हमारे यहाँ पद केवल राजनीति में है, इसलिए हम पद का उपयोग, पद शब्द का उपयोग राजनीति में करते हैं, बाकी हमारे यहाँ जिम्मेदारी दी जाती है। प्रधानमंत्री जी को भी जिम्मेदारी दी जाती है। प्रधानमंत्री जी की भी ड्यूटी, आप अभी मुझे याद नहीं पड़ रहा, श्री श्याम जी ने कहा था कि सीपी जोशी जी को बुला लिया, उनको नहीं। देखिए, सीपी जोशी जी अध्यक्ष हैं, राय उनकी ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। हमारे यहाँ पे मैंने कहा, आपसे निवेदन किया ना, कार्यकर्ता बेस पार्टी है, इसलिए जो पदासीन है, जो जिम्मेदारी युक्त है, उसकी राय सबसे पहले ली जाएगी और उससे उसकी राय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाएगी। वसुंधरा जी का अपना कैडर है, उससे कोई इनकार नहीं है। वसुंधरा जी 2 बार की मुख्यमंत्री हैं, इससे कोई इनकार नहीं है कि उनका एक अपना कद है, उनका एक अपना पद है, उनको उनका सम्मान है, उनके सम्मान की कोई कमी नहीं है। लेकिन पहले उनको क्यों बुलाया, पहले उनको क्यों नहीं बुलाया, ये हमारे यहाँ नहीं चलता है। हमारे यहाँ जो जो सीट पे है उसकी बात मानी जाती है, सुनी जाती है, उसको सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है। जी, तो अब ये बताइए, जो आपके यहाँ तवज्जो जो पद वाले को दी जाती है, उसमें जो जनमानस वहां पर उमड़ कर आया, वो कितना बड़ा जन सैलाब था वहां पर, जो इस पद की महत्ता को समझकर वहां पहुंचा था आज की रैली में। मैंने कहा ना, प्रधानमंत्री जी का चेहरा भारत के प्रत्येक जनमानस व्यक्ति कितनी के बड़ी लिए, संख्या में जनमानस की बात पहुंचा कर रहा आज हूँ की मैं। रैली में। आज आप आप कुछ देखिए, आंकड़ा माननीय बता सकते गहलोत जी जब कोई सभा करते हैं तो कुर्सियां खाली रह जाती हैं उनके गृह नगर जोधपुर में। जयपुर में जो उनका एक कार्यक्रम था, उसमें उनको नाराज होकर अपनी नाराजगी दिखाई गोविंद डोटासरा जी से, सीटें तो खाली रह जाती हैं। और प्रधानमंत्री जी की जब सभा होती है, चाहे यहाँ पे चाकसू के पास किसी गांव में हो, चाहे उदयपुर में हो, चाहे बीकानेर में हो, सीटें कम पड़ जाती हैं। लोग तपती आज धूप में कितनी 4-4 बड़ी घंटे संख्या में इंतजार लोग करते हैं। पहुंचे, आज तो कितनी बड़ी संख्या में लोग हमारे पहुंचे। पास प्रधानमंत्री जी का जैसा जिताऊ चेहरा है, तो हम उसका उपयोग करते हैं, तो उसमें हम तो करेंगे ना भाई। मेरे पास अगर कोई कोई वेपन है, कोई अस्त्र है, या मेरे पास कोई आज का औजार है, तो आंकड़ा मैं है, उपयोग आपके करूंगा पास उसको। रैली में कितने लोग पहुंचे थे? जी, आज रैली में कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, कुछ बता पाएंगे? इसका आंकड़ा तो अभी मेरे पास ऑथेंटिक नहीं है, इसलिए मैं बोल नहीं पाऊंगा कि कितना क्या था। ये तो कल सुबह पेपरों से या अभी जो न्यूज से मुझे पता लगेगा। अभी मेरे पास इसका कोई प्रामाणिक आंकड़ा मेरे पास नहीं। लेकिन जो पार्टी भीड़ थी, में पार्टी में आपस में बात नहीं होती, संगठन में स्पोक्स पर्सन जाते हैं पब्लिक के बीच में टीवी डिबेट्स में कि आज कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, कितनी महिलाएं थी, युवाओं की संख्या क्या थी, किस तरह का उनका रिस्पॉन्स था, आपको मीडिया से खबर मिलती है? नहीं नहीं, देखिए क्या होता है कि डिबेट का आमंत्रण आया, मैं अपने डिबेट में आ गया। अब आज का जो ये है, अभी मिल जाएगी मेरे पास, आप कहें तो मैं पूछ के बता दूं किसी को। इसमें क्या है, आपके पास हो तो आप बता दीजिए। आप प्रधानमंत्री जी की बैठक को देख नहीं रहे थे क्या? आज उनका भाषण आपने सुना नहीं सुना? नहीं, मैं एक्चुअली क्या है, हमारे कोई एसएमएस में एडमिट हैं, इसलिए मुझे 2-1 घंटे वहां लग गए थे, इसलिए मैं वहां उनका भाषण पूरी तरह से सुन नहीं पाया। शुरुआत में सुन के मुझे वहां से हटना पड़ा। जी, आप अपने एसएमएस हॉस्पिटल में जो भी हैं, आप उनके उनका ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। लेकिन सवाल पर सवाल दागने से समाधान नहीं होता है गोविंद छिपा जी। पौरुष भारद्वाज जी, आज की रैली में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और प्रधानमंत्री के चेहरे हाव भाव, श्याम सुंदर शर्मा जी ने बताया, बड़े खुश थे। सीपी जोशी की पीठ थपथपाई कि आज उन्होंने अपने क्षेत्र में बड़ा शानदार प्रदर्शन किया। इससे जो अभी गोविंद जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री की रैली में राहुल गांधी जब आए, जो हालात थे, उसमें जो जनमानस का जो रिस्पॉन्स है, उसमें जो फर्क है, वो भी बताता है कि जनमानस को, जनता को राजस्थान की किस पर भरोसा ज्यादा है, किसकी गारंटी में विश्वास ज्यादा है।
देखिए मीना जी, मैं आपके सवाल के जवाब में ये चीज कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी का जैसा बड़ा पद होता है तो वो उसकी एक अपनी गरिमा होती है, एक अपना डेकोरम होता है और एक अपना एक आकर्षण होता है। तो और उसकी तैयारियां भी, उनकी जो पार्टी हो, चाहे वो पहले हमारे हमारे राष्ट्रीय नेता थे तो हमारी पार्टी तैयारी करती है, और भाजपा के ऑब्वियसली प्रधानमंत्री है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तैयारी की होगी, तो वो तैयारी उस स्तर की होती है। तो देखिए प्रधानमंत्री जी आए तो इन लोगों ने क्या तैयारी की, नेचुरल जग जाहिर इन्होंने काफी दिनों से तैयारी कर रहे होंगे लोग ये। और आप हमारे यहाँ पे की बात कर रहे हैं तो आप देखिए जो मुख्यमंत्री जी की इन्होंने बात कही, तो मुख्यमंत्री जी का भी कोई कार्यक्रम में अगर बड़े स्तर का कोई कार्यक्रम होता है कि भाई कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम होना है, कोई बहुत बड़ा आयोजन है, तो वहां पे भीड़ होती ही है ना। परंतु अब जो सामान्य प्रक्रिया के जो कार्यक्रम होते हैं कि अचानक बन जाते हैं कि भाई मुख्यमंत्री जी 2 घंटे बाद फलानी जगह जाएंगे, 3 घंटे बाद वहां जाएंगे, और आप उस भीड़ की तुलना यदि किसी बड़े कार्यक्रम से करते हैं तो पहली बात तो ये बात ही बेमानी है। दूसरी बात आप देखिए मानगढ़ रैली में मैं खुद प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो मीडिया समिति बनी थी, तो जयपुर से मीडिया को ले जाने का जिम्मा मुझे मिला था, मैं खुद वहां पे गया था, मेरे साथ तमाम पत्रकार साथीगण थे उस बस के अंदर। तो आप देखिए वहां पे इतना हुजूम था कि हमें हमारी मतलब पार्टी की तैयारियों से कई गुना बढ़ करके, मतलब वहां पे मानगढ़ में स्थिति ये थी कि जो रोड जा रही थी वो बिल्कुल जाम थी बिल्कुल, और ना पहाड़ पे कई लोग ऐसे चढ़ चढ़ के जा रहे थे कि पत्रकार साथियों ने उस बस को रुकवाया और बस की छत पे जाके उसके फोटोग्राफ से शूट किए। तो मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए आप ये तुलना वाली बात है, तो ये अगर आप हमारे राष्ट्रीय नेताओं के कार्यक्रम की तुलना यदि प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम से करते हैं तो उसमें हम बहुत आगे हैं। और मुख्यमंत्री जी के भी अगर कोई बड़े राजनीतिक पूर्व निर्धारित बड़े राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं तो उसमें भी निश्चित तौर पर भीड़ होती है। और देखिए दूसरी बात, भीड़ जुटाना बड़ी बात नहीं है, भीड़ को वोटों में तब्दील करना बड़ी बात है। अभी पिछली बार प्रधानमंत्री जी जब आए तब है ना अनेकों खबरें ऐसी चली सोशल मीडिया पे, वीडियोस वायरल हुए कि साहब महिलाओं ने कहा कि साहब हमें तो खाटू श्याम जी का दर्शन कराने की बात लेके गए थे और हमें ले जाके प्रधानमंत्री जी की सभा में बैठा दिया। तो देखिए ऐसी भी कई बार ऐसी अनेकों घटनाएं संज्ञान में आती है, पर मुख्य बात ये कि वहां पे जो आए प्रधानमंत्री जी, वहां पे उन्होंने क्या कहा और उस पर क्या इंप्लीमेंट हुआ, उस बारे में मैं ये चीज कहना चाहूंगा आपसे कि देखिए प्रधानमंत्री जी ने वादे अब से पहले बहुत किए हैं। और राजस्थान के संदर्भ में अगर खास करके बात करें तो मैं हमेशा जो बात कहता हूं, आप फिर मुझे कहेंगे कि आप हमेशा किसी पिटी बातें करते हैं, लेकिन मैं आपसे इस बात को वापस पुनः कहना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी आज भी 9 साल में अपनी कोई उपलब्धि राजस्थान के लिए जो डेडिकेट हो वो नहीं बता पाए प्रधानमंत्री जी आज के भाषण में भी। और जो सबसे बड़ा मुद्दा ईआरसीपी का था उस पर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। और देखिए अब वो हमसे बड़ा समय भी लेके बैठे हैं और बड़ी सत्ता भी लेके बैठे हैं। समय इसलिए कि 9 साल हो गए उनको, और सत्ता नेचुरल है, पूरे भारत की सत्ता उनके पास में है। तो देखिए ज्यादा अच्छा होता है कि उनकी तरफ से चुनाव ये सकारात्मक रूप से लड़ा जाता है, उनकी खुद की जो किए गए कार्य होते हैं प्रधानमंत्री जी गिनाते हैं उनको भाषणों में कि देखो भाई हमने 9 साल में राजस्थान के लिए हमने ये कर दिया, देखो हमने आपके इतने कल कारखाने लगवा दिए कि जिसकी वजह से आप लोगों को इतना रोजगार मिल गया, हमने आपके पानी का ये बड़ा प्रोजेक्ट पास कर दिया, इसकी वजह से इतने जिलों की हमने पानी की प्यास बुझा दी, या फिर हमने आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण रेल परियोजनाएं थी वो हमने पास कर दी, उसकी वजह से आपका फलाना शहर जो ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के नाम पे बिल्कुल जीरो था और आज आप देखिए वहां पे ये आपका विकास हो गया। तो इस तरह की अगर बातें करते तो मुझे लगता है चुनाव ज्यादा अच्छा हो सकता था। और आप देखिए हमारी तरफ से देखा जाए तो आप वो तो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि आपने जो काम किए नहीं वो कैसे करके दिखाएंगे, और अगर जनता ने उन्हें वोट दिया होता तो ये सारे काम हो जाते। तो वो तो राजनीति कर रहे हैं। खुद गोविंद सिप्पा जी ने कहा है चुनाव का वक्त है, चुनावी भाषण है, चुनावी वादे हैं, चुनावी गारंटी है, चुनावी तमाम तरह की बातें हैं। जो तो आप अनुमति दें तो पौरुष जी की एक बात का देखिए मीना जी एक बात और कहना चाहूंगा, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि देखिए हमारे में मैं आप में कमी, आपको कोई फर्ज मिला गोविंद जी, आपको कोई फर्ज कोई पार्टी की तरफ से टास्क मिला और मुझे मेरी तरफ से टास्क मिला, मैं अगर अपने टास्क को कंप्लीट करके 5 स्टार जुटा लेता हूं और फिर आपको अगर वहां पे से 2 स्टार मिलता है तो मैं लोगों से कह सकता हूं कि साहब ये टास्क आप मुझे दीजिए, मैंने मेरा देखिए कितना बढ़िया तरीके से कंप्लीट किया और अब ये जो गोविंद जी नहीं कर पाए इसको भी मैं करूंगा। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि जब राजस्थान सरकार के कार्यों की तुलना और केंद्र सरकार के कार्यों की तुलना होती है तो आप कहीं दूर दूर तक राजस्थान सरकार के कार्यों कहीं दूर दूर तक आप नजर नहीं आते। दूसरी बात देखिए, आपने अभी कहा कि ब्रह्मास्त्र है हमारे पास में, तो हम उपयोग क्यों नहीं करें? निश्चित तौर पे ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया जाना चाहिए, परंतु ब्रह्मास्त्र का उपयोग भी जब किया जाता है कि जब बिल्कुल विपरीत परिस्थिति हो जाती है और व्यक्ति युद्ध हारने की कगार पे आ जाता है। तो जब आप ब्रह्मास्त्र के उपयोग की बात करते हैं तो साथ ही साथ आप ये भी स्वीकार करते हैं इस बात को कि हमारी सारी सेनाएं, हमारे सारे अस्त्र भोटे हो चुके, बर्बाद हो चुके, किसी काम के नहीं रहे, इसलिए हमें ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना पड़ रहा है। मैं इस बात के साथ अपनी बात समाप्त करना बात में आधे मिनट में जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि हमारी सरकार इन्होंने कहा कि जयपुर के लिए राजस्थान के लिए क्या किया है, मैं इनकी जानकारी के लिए दुरुस्त कर दूं। देखिए रेलवे स्टेशनों का विद्युतीकरण जयपुर में इतिहास में हमारी सरकार जब केंद्र में आई तभी हुआ। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आज पहले क्या होता है 24-24 घंटे ट्रेन लेट चलती थी, ये इस पॉइंट बिंदु की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन आज लगभग सारी ट्रेन घंटा आध घंटे को से आप छोड़ दीजिए सब ट्रेन टाइम पे चलती हैं। स्टेशनों का हाल देख लीजिए कितनी साफ सफाई से रहने लग गए।
उसके अलावा जो 1325 करोड़ रुपए गोविंद जी, एक कहावत होती है कि अपना बेटा ज्यादा प्यारा लगता है, तो आपको आपका कार्यकाल प्यारा लग रहा है, ऐसा नहीं है। रेल आज भी समय पे आती है और लेट भी होती है, और कांग्रेस के समय भी रेलें लेट भी होती थी और चलती भी समय पे थी। ये बात आप रहने दीजिए, ये बात आप जो देखिए आपकी स्तर क्या हो गया प्रधानमंत्री जी का स्तर देखिए। प्रधानमंत्री जी को आपने प्रचार मंत्री बना दिया, एक ट्रेन का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ तो एक कार्य सांसद किया करते थे कि भाई कोई जयपुर से कोई नई ट्रेन शुरू होनी है तो जयपुर के सांसद उसको हरी दिखाएंगे, या फिर ट्रेन जा जाएगी वहां के सांसद हरी दिखाएंगे। आज आपने राजनीति का मजाक बना दिया प्रधानमंत्री जी को। जो प्रधानमंत्री का जो एक स्तर होता है, प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है, आज प्रधानमंत्री जी की कहानी हो गई। आज आप नगर निगम के चुनाव होंगे तो बड़ी बात नहीं है, आप अपने ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने के लिए नगर निगम में भी लिया है, बड़ी बात नहीं है। तो मैं आपको इस बात को कहना चाहूंगा कि आपको निश्चित तौर पर हर आदमी व्यक्ति पार्टी कार्यकर्ता होता है, परंतु हमें साथ में उसका स्तर भी मेंटेन करना होता है। आप देखिए, आप लोग अगर आपका काम प्रधानमंत्री जी करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे गोविंद जी, ये तो बताइए मुझे आप। तो हमने क्या प्रधानमंत्री जी को नगर निगम के चुनाव में वसुंधरा जी बिल्कुल वहां पे अमित शाह जी की तस्वीरें देखी हमने गुजरात के नगर निगम के चुनाव देखे हमने, वहां पे अमित शाह उत्तरी नगर निगम के चुनाव में गए प्रधानमंत्री जी, गए नगर निगम के चुनाव में, और फिर वसुंधरा जी का क्या करेंगे बताइए। आप तो अपने आप को कार्यकर्ता कैडर बेस्ड पार्टी कहते हैं और आप व्यक्ति केंद्रित हो गए, आप मोदी केंद्रित हो गए। वसुंधरा जी का क्या उपयोग करेंगे बताइए, आप बताइए ना। वसुंधरा जी का आप क्या उपयोग करेंगे बताइए आप। भाई प्रधानमंत्री जी के कंधे पे इतनी जिम्मेदारी डाल के फिर वसुंधरा जी का क्या उपयोग करेंगे तो बताइए आप। अब वसुंधरा जी को भाषण नहीं देने देते आप लोग वहां पर, बताइए आप नारी शक्ति वंदन बिल लाने की बात करते हैं, और जो राजस्थान की पूरे भारत के अंदर की जो आपकी पारित हो गया, आप नारी शक्ति वंदन बिल की बात करते हैं, और आप जो नारी शक्ति के प्रतीक वसुंधरा जी, नारी शक्ति के प्रतीक है वसुंधरा जी, आप उनको आप लगातार 4.5 साल से बेइज्जत करे जा रहे हैं। आप बताइए, आप दोहरी बातें करते हैं आप लोग, इस तरीके से थोड़ी ना चलता है। 1997 में सबसे पहले आया था, वो बिल हमने पास करके दिखाया, ये हमारी इच्छा शक्ति थी। वो बिल राज्यसभा में हमने पास कर दिया था। सुनो, नगर निगम में पंचायती राज में हमारी धारणा थी, हमारा ये कॉन्सेप्ट हमारा था पंचायती राज में और नगर निगम में, नगर पालिकाओं के चुनाव में महिला आरक्षण की शुरुआत हमने की थी सबसे पहले, और राज्यसभा में बिल हम लेकर के आए थे। वो दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पास आपकी तरह पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी। और दूसरी बात देखिए, आप देखिए, आप कौन सी जनगणना की बात कर रहे हैं, आप कौन सी जनगणना करना चाह रहे हैं। आप इसी चुनाव से घोषणा कीजिए ना, हम तो स्वागत करेंगे आपकी घोषणा का। अभी जो 5 राज्यों को चुनाव होंगे इसमें लागू कीजिए ना महिला आरक्षण बिल को। कौन सी जनगणना कराएंगे आप, कौन सी जनगणना कराएंगे आप बताइए। आपने करी है करेगा तो मोदी, इन्होंने मैंने सोचा था आप जल्दी याद कर लेंगे कि आप न्यूज 24 की डिबेट में हैं, जहां बिना सवाल के जवाब नहीं देना है, बीच में नहीं बोलना है, ये कुछ हमारे नियम है जिनको आपको ध्यान रखना है। और मैं देख रही थी आप कब तक याद करते हैं। आप अच्छे प्रवक्ता हैं, अच्छी बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिसिप्लिन भी जरूरी है ना। आप गोविंद जी फटाफट बोलिए आप प्लीज। जी बोल दिया मैंने, तो होगी मेरी बात। तो अब मुझे लगा समय हो रहा है तो मुझे बोलना ही था अपना। बिल्कुल मैं तो ये कह रहा हूँ जो पौरू जी ने कहा था ना कि गोविंद जी बारी आपकी नहीं थी, मेरी बारी के बीच में आप बोले थे। आपकी बारी मैं नहीं बोला था, आपकी बारी मुझसे पहले थी, मैं मेरी बारी में बोला था, बल्कि आपने गलती करी, आप मेरी बारी के बीच में। आपका टर्म जब आता था आप बोलते थे। पौरू जी आप कह रहे थे ना खाटू श्याम जी वाले में, वो तो देवीलाल जी के जन्मदिन था, वो तो जेजेपी करा रही थी, उस वाले की बात थी, प्रधानमंत्री जी वाले में नहीं थी। आप उसको थोड़ा स्पष्ट कर लो। मैं इनसे ये कहना चाह रहा हूँ, जो ये कह रहे हैं ना कि साहब 33% का आरक्षण आपने दिया तो लागू भी कर दो। अरे गोविंद जी, जो आपको कहना था मैं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी की सभा का मामला नहीं है, वो देवीलाल जी की सभा हो रही थी सीकर में, जन्म जयंती का मामला था, वो जेजेपी का मामला था। ये पौरू जी ने स्वीकार कर लिया है कि कर तो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ही सकती है। 33% का अगर बिल पास जैसे आपके मोदी जी अशोक गहलोत जी के लिए कह रहे हैं कि साहब उन्होंने हार स्वीकार कर ली, वैसे आप मेरे मुंह में शब्द डाल रहे हैं। ये आप लोगों की खूबसूरती आप अपने खुद के स्तर पे है, पर जनता देख रही है आपको मोदी जी के भी भाषणों को भी जनता ने सुना, और न्यूज 24 में भी यहाँ पे जो ऑडियंस देख रहे हैं वो देख रहे हैं आपको। आप लोग 23 की बात कर रहे हैं, मैं 24 बोल रहा हूँ। आपको 2024 की चिंता कीजिए। आपका ऑडियो ऑफ कराना पड़ेगा। गोविंद जी फटाफट बोलिए प्लीज।
नहीं, पौरू जी मेरे से बहुत दिनों बाद डिबेट में है ना, इसलिए क्या है कि बड़ा मेरे से मित्र है, मेरे प्रेम रखते हैं बहुत, हम मिलते रहते हैं आपस में, इसलिए तो क्या आप है कि तीसरी मेरे बार प्रति उनका बता रहे विश्वास हैं, नहीं। तीसरी बार बता रहे हैं, आपकी पार्टी आपको पौरू जी के सामने कभी भेजेगी नहीं, आपका प्रेम इतना ज्यादा है। नहीं, हमारे तो देखिए, देखिए लोकतंत्र में मत विरोध हो सकता है, मन विरोध नहीं होता है। मन विरोध, सही बात है। मन विरोध नहीं होना चाहिए। हम लोग प्रतिपक्ष में है, विपक्ष में थोड़ी है। कोई भारत पाकिस्तान में तो थोड़ी होता है, वैचारिक मतभेद है, हमारी जगह रहेगा, रहना भी चाहिए। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, रहनी चाहिए, अच्छी बात है ये जी तो। जी, आप राजीव जैन और श्याम सुंदर शर्मा जी का आप दोनों ने वक्त लिया है। अगली बार आप लोगों का समय इन लोगों को मिलेगा। आज मुझे समय की सीमा रखते हुए कार्यक्रम को विराम देना पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। देखना ये है कि राजस्थान के इस चुनाव में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि देश के प्रधानमंत्री स्टेज पर लगे हैं। प्रधानमंत्री चेहरा है इस चुनाव का राजस्थान में, और इस चुनाव के जो भी नतीजे आएंगे वो बताएंगे कि इस जनता ने प्रधानमंत्री को स्वीकार किया या मुख्यमंत्री को स्वीकार किया, क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री है और एक तरफ प्रधानमंत्री है। यहाँ चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच होने से कहीं ज्यादा दो शख्सियतों के बीच चुनाव आकर टिक गया है, और जिसमें 2 से 4 शख्सियत जो है वो किनारे पर नजर आ रही हैं। वसुंधरा राजे और सचिन पायलट उसमें प्रत्यक्ष रूप से दिख रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उतनी ही काबिलियत रखते हैं लेकिन खुलकर मैदान में नहीं है। बहरहाल देखना होगा आने वाले दिनों में राजस्थान की राजनीति कैसे और दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ी होती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।